अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे शहीद इस्माइल हानिया की शहादत पर। शहीद इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा दोहा में अदा कर दी गई। दोहा के अब्दुल वहाब मस्जिद में आलमी शख्सियात समेत लाखों लोग शरीक थे। हर आंख अश्क बार थी। इस्माइल हानिया के जैसे खाके को दोहा के शुमाल में वाक़ लोसेर शाहिल कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। दुनिया भर से खास तौर पर इस्लामी ममालिक से दर्जनों सरकारी मुअज़्ज़िज़ीन ने भी इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा में शिरकत की। इसके अलावा फतह और इस्लामी जिहाद समेत फ़लस्तीनी धड़ों के रहनुमा भी इस्माइल हानिया की आखिरी रसूमात के लिए दोहा पहुँचे हैं। बुध के रोज़ हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हानिया को तेहरान में फ़िज़ाई हमले में शहीद कर दिया गया था। इस्माइल हानिया ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत के लिए तेहरान में मौजूद थे। अलविदा शहीद कुद्स, अलविदा। हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दोहा की अब्दुल वहाब मस्जिद में लाखों लोगों का इज्तिमा था। इस्माइल हानिया का जुलूस जनाजा जहाँ जहाँ से गुजरा वहाँ इन्हें खराजी अक़ीदत पेश किया गया। गुज़िश्ता रोज़ इनका जस्ते खाकी ईरान से दोहा पहुँचाया गया था। घर पहुँचने पर इंतहाई रक़्क़त-अमेज़ मनासिर थे। शहीद की बेवा गम से निढाल थीं, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। इस्माइल हानिया को दोहा में ही सुपुर्द खाक किया जाएगा। इनकी शहादत पर दुनिया भर में मुसलमान सोग में हैं। और कौमी असम्बली में इस्माइल हानिया की शहादत और फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई है। फ़लस्तीन में इसराइल की रियासती जबरो बरबरियत अलमिया करार दे दी गई है। करारदाद में फ़लस्तीनियों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार भी किया गया है। पाकिस्तान फ़लस्तीन को इमदाद की फराहमी जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में ये भी कहा कि पाकिस्तान और आलम इस्लाम इस्माइल हानिया की शहादत पर अश्कबार है। फ़लस्तीन एक मक्तल बन चुका है। सेहूनी रियासत जराइम की हर हद पार कर चुकी है। इस्माइल हानिया की शहादत दुनिया के अमन पर असरअंदाज होती है। आलमी अदालत का फैसला और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद बारूद की नज़र हो चुके हैं। तो इंसाफ का है जिसके सुनहरी असूलों पर मुश्तमिल चार्टर तैयार हुए। दुनिया भर के इंसानों को यकीन दिलाया गया कि हम दुनिया को इंसाफ का गहवारा बनाएंगे। आज हजारों शहीदों का खून लहू पुकार कर वो इंसाफ तलब कर रहा है। आज आलमी इंसाफ असूल, वादे, दावे और आलमी ज़मीर खुद कटहरे में मुजरिम खड़ा है जनाब स्पीकर, और एक दिन जवाब तो देना होगा। सेहूनी रियासत इंसानियत के खिलाफ जुराइम की हर हद पार कर चुकी है जनाब स्पीकर। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला, अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामती काउंसिल और जनरल असम्बली की करारदादें, जेनेवा कन्वेंशन, इंसानी हकूक़ के एलामिये, मजहब, दुनिया के करोड़ों इंसानों का एहतजाज और जंग बंदी की अपीलें, सब कुछ ही आग और बारूद की नजर हो चुकी है। कौमी असम्बली में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुतालबा किया है कि गज़ा में सीज़ फायर किया जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सिर्फ करारदादों से फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होगा। मुस्लिम दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा में अपना ब्लॉक बनाए, OIC को मजबूत करे। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा यह इस्माइल हानिया का कत्ल नहीं बल्कि आलमी अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाई गई। अब्दुल गफूर हैदरी बोले कि शहीद इस्माइल हानिया एक शख्स नहीं, एक तहरीक थी। बहुत सारी सिक्योरिटी के बावजूद उन्हें शहीद किया गया। तरफ से of Israeli oppression and brutality against people of Pakistan, whereas the assassination of Hamas leader Ismail Haniya in Tehran has added to the angst and grief, and such incidents are seen as deliberate conspiracies to sabotage efforts to stop the ongoing oppression and brutality against Palestinians and to establish peace in the region. अगर ये इसी तरह मुसलमानों की हालत रही तो इजराइल जो कर रहा है ये बहुत जल्द इंडिया कश्मीर में भी शुरू करेगा। मुस्लिम दुनिया को कुछ करना होगा। मुस्लिम दुनिया इंटरनेशनल सतह पे UN में अपना ब्लॉक बना ले और OIC को मजीद मजबूत कर ले। सिर्फ और सिर्फ रेजोल्यूशन से फलस्तीन आजाद नहीं होगा। अफसोस, सद अफसोस कि इजराइल जिस बेईमाना तरीके से, जिस खौफनाक अंदाज से वो फलस्तीनियों पर जुल्म ढा रहा है, उनका खून कर रहा है, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से आज इस ग्लोब की, इस कुर्रा अर्ज की सारी इंसानियत को खड़े होकर ये बात करनी चाहिए थी, वो नहीं हो सकी। ये जो इस्माइल हानिया की शहादत है वो उम्मत के लिए, पूरी उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है। अल्लाह उनकी शहादत को कबूल करे और उनके खून से एक ऐसा इनकलाब हो कि इजराइल नेस्त नाबूद हो जाए।
اور اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ سرکاری عمارتوں پر پرچم سرنگوں ہے۔ ملک بھر میں شہید اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی ہے، جبکہ پارلیمنٹ ہاؤس میں نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں وزیر اعظم نے بھی شرکت کی۔ اسماعیل ہانیہ کو ایران میں کہاں نشانہ بنایا گیا، تصویر منظر عام پر آ گئی ہے۔ امریکی اخبار نے تصویر جاری کر دی۔ ایرانی حکام کی جانب سے باضابطہ طور پر ایسی کوئی معلومات سامنے نہیں آ سکی۔ دوسری جانب یورپی مبصر برائے مشرق وسطی ایلیا جے میگنیر کی جانب سے سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا گیا تھا، جو بتایا تھا کہ اسرائیل نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اسماعیل ہانیہ کی لوکیشن اسپائنگ سافٹ ویئر کے ذریعے معلوم کرتے ہوئے ٹریک کر کے نشانہ بنایا۔ اسماعیل ہانیہ کو اپنے بیٹے کے ساتھ ہونے والی کال کے بعد شہید کیا گیا۔ کال کے دوران اسماعیل ہانیہ کے مقام کی نشاندہی کی گئی۔ اور ایران اسماعیل ہانیہ کے قتل کا بدلہ لینے کے طریقہ کار کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایرانی چیف آف اسٹاف میجر جنرل باقری کئی اقدامات کا جائزہ لے چکے ہیں۔ اسرائیل کو پچھتانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ حزب اللہ کے شہید کمانڈر فواز شکر کو بیروت میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حزب اللہ کے سربراہ نے کہا کہ اسرائیل اب جوابی کارروائی کا انتظار کرے۔ شمالی اسرائیل پر حزب اللہ نے درجنوں میزائل داغ دیے۔ اسرائیل نے جوابی وار کر کے شام لبنان کی سرحد پر بم برسا دیے۔ 4 شامی شہری جاں بحق، 5 لبنانی شہری زخمی ہو گئے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل سید حسن نصر اللہ کا کہنا ہے کہ قابض رہنما احمق ہیں اور دماغ کھو چکے ہیں۔ ایران میں شہید اسماعیل ہانیہ کے قتل پر خاموشی کی امید رکھنے والے بے وقوف ہیں۔ ایران سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی قومی سلامتی، خود مختاری اور عزت کو نقصان پہنچنے دے گا۔ عزت کو نقصان پہنچانے کا مطلب سب کو معلوم ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت مجدال شمس واقعے کا بدلہ نہیں بلکہ الزام اور دھوکہ ہے۔ جو کچھ ہوا وہ ہمارے خطے پر اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کا حصہ ہے۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل نے یہ بھی کہا کہ ہم غزہ جنگ میں فلسطینیوں کی حمایت کی سزا بھگت رہے ہیں۔ جنگ تمام محاذوں پر کھلی ہے اور ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت، ایران کا بدلہ لینے کا اعلان۔ حزب اللہ نے بھی وارننگ دے دی، رد عمل سنگین ہو سکتا ہے۔ امریکہ پھر اسرائیل کی مدد کے لیے آگے آ گیا۔ ایران، حماس، حزب اللہ اور حوثیوں سے اسرائیل کو تحفظ دینے کے اقدامات شروع کر دیے۔ دوسری جانب چین نے بھی اسماعیل ہانیہ کے قتل پر شدید مذمت کا اظہار کیا ہے۔ اور غزہ جنگ کے 300 روز مکمل ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں 40,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں۔ مرنے والوں میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد ہے۔ اسرائیل کی مسلسل بمباری میں 90,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ ایک اندازے کے مطابق ہزاروں افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ 7 اکتوبر سے اسرائیلی حملوں میں روزانہ کی بنیاد پر اوسطاً 131 فلسطینی شہید ہو رہے ہیں۔ تاہم اس المناک ظلم کے باوجود بھی دنیا نے بڑی حد تک آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ اور اب بات کریں گے ملکی سیاست کی۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور جماعت اسلامی مذاکرات میں پیش رفت سامنے آئی ہے۔ حکومت پنجاب نے جماعت اسلامی کے گرفتار مقامی رہنماؤں اور ورکرز کی رہائی کا فیصلہ کر لیا۔ مقامی رہنماؤں اور ورکرز کی رہائی کا فیصلہ وفاقی حکومت کی سفارش پر کیا گیا۔ جماعت اسلامی کے گرفتار ورکرز کو آج رہا کر دیا جائے گا۔ اس وقت اپڈیٹ کریں آپ کو، حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور جماعت اسلامی میں مذاکرات میں پیش رفت سامنے آئی ہے۔ حکومت پنجاب نے جماعت اسلامی کے گرفتار مقامی رہنماؤں اور ورکرز کی رہائی کا فیصلہ کر لیا۔ اور ابھی یہ خبر کہ وزیر اعظم نے سستی بجلی اولین ترجیح قرار دے دی ہے۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ پاور سیکٹر اور ایف بی آر کو کرپشن سے پاک کر لیا تو کشتی پار لگ جائے گی۔ تنخواہ دار طبقے پر جو ٹیکس لگا اس کا بخوبی احساس ہے، اندازہ ہے۔ پیچیدگیاں ضرور ہیں لیکن صبر سے دیکھنا ہوگا۔ جذباتی فیصلے نہیں کیے جا سکتے۔ ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا تو پھر وہی حشر ہوگا جو پچھلی حکومت کا ہوا تھا۔ سائفر لہرا کر تعلقات خراب کیے گئے۔ بجلی کا جو بحران ہے اس کو حل کرنے کے لیے شبانہ روز ہماری کاوشیں جاری ہیں، اور مسلم لیگ نون کا ایک ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میاں محمد نواز شریف کے دور میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا۔ یہ کریڈٹ جاتا ہے میاں نواز شریف کی حکومت کو کہ تاریخ کے سب سے سستے ترین پلانٹس لگے وہ۔ ہمیں کسی ایگریمنٹ کو یا کسی دور کو تانے کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ ہم سیاست نہیں کر رہے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ پاکستان کے سب سے بڑے چیلنج کو ریزالو کرنے کی ایک بڑے اخلاص کے ساتھ ایک کاوش ہے۔ یہ ہمارا اپنا ایجنڈا ہے، یہ نواز شریف کا ایجنڈا ہے کہ بجلی کو سستی کرنا، جتنا بھی ہم سستا کر سکیں۔ یہ اتحادی حکومت کا یہ ایجنڈا ہے، اور یہ ایک بڑا پیچیدہ معاملہ ہے۔ پاور سیکٹر اور ایف بی آر یہ دو وہ ادارے ہیں جس میں ہم سب سوار ہیں۔ اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے ان دونوں اداروں کو
एफिशिएंट बनाने में कश्ती जो है अल्हम्दुलिल्लाह मझदार से निकल कर किनारे पर लगेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि मुल्क में सोशल मीडिया के जरिए दहशत गर्दी हो रही है। कुछ इनकलाबी लोग बैरून मुल्क बैठकर जो दिल में आए वो कह देते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइसी से खिलाफ भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। सोशल मीडिया कंपनियां पाकिस्तान की शिकायत को संजीदा नहीं लेती। और मुराद अली शाह ने सिंध को एनर्जी बास्केट करार दे दिया है। कहा कि 70% गैस सिंध पैदा करता है। वज़ीर आला ने कहा कि बिजली का मसला संगीन है और इसका हल नागुज़ीर है। विफाक गैस दे, हम बिजली खुद बना लेंगे। उन्होंने थरकोल को भी मसले का हल करार दिया। और कि आप सबको पता है इस वक्त जो बिजली का मसला है, इस मसले का हल है। हम हमेशा से कहते हैं कि सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। हमारे पास 70% गैस की प्रोडक्शन सूबा सिंध से होती है। हमारे पास सूबा सिंध में थरपारकर में इतना कोयला मौजूद है कि हम पूरे पाकिस्तान की पावर नीड्स, हम पूरे पाकिस्तान की जो हमारे आबादगार हैं, फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट, इवन कोल टू डीजल अब एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी है, ये पूरी कर सकते हैं। हमने उस वक्त से कहा हुआ है कि आप हमें जो भी गैस है वो हुकूमत सिंध को एलोकेट कर दे, हम पावर प्लांट्स खुद ही लगाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल और सियासी मामलात पर आज खैबर पख्तूनख्वा ने नवाज शरीफ से मुलाकात की है। कायद नून लीग ने सूबाई पुलिस सरबराह को ताउन की यकीन दहानी करा दी। सूबे में देर पर अमन और सियासी इस्तेहकाम की संजीदा कोशिशें। आज खैबर पख्तूनख्वा ने बैन सूबाई राब्ते शुरू कर दिए। इस सिलसिले में अख्तर हयात मरी पहुंचे और नवाज शरीफ से मुलाकात की। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में अमन अमान और दीगर मामलात पर कायद नून लीग से रहनुमाई ली। नवाज शरीफ ने मसाइल के हल के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। इस मुलाकात का इंतज़ाम वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की जानिब से किया गया। अख्तर हयात और अमीर मकाम का रब्ता कराने में RPO सवात ने कलीदी किरदार अदा किया। आपको बताएं कि अब से थोड़ी देर पहले वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है लापता अफराद के हवाले से, जिसमें उन्होंने फ़ी कस ख़ानदान के हवाले से बात की है कि 50 लाख रुपए फ़ी ख़ानदान को इमदादी पैकेज दिया जाएगा। बहुत अच्छा एक स्टेप लिया जा रहा है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तारिक साहब, वेलकम टू बोल्ड न्यूज़ स्टूडियो। आप ये बताइएगा कि किस तरह से आप इस अहम मामले को देख रहे हैं। लापता अफराद के लिए एक तो बात की गई है, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा ये कि जो इमदादी पैकेज का ऐलान किया गया है, कितना कारगर साबित होगा? देखिए, ये बड़ा एक ऐसा इक़्तिदाम है और हुकूमत ने खुद ये इनिशिएटिव लेते हुए लोगों के घरों की दहलीज पे पहुंचने की कोशिश की है। और इससे पहले जो शोर उठता है ये मिसिंग पर्सनस के हवाले से, उसमें काफ़ी कमी आई और जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें भी इनको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी, उनको भी इससे जो है काफ़ी सारा धचका या सेटबैक मिलेगा। और जिन लोगों के वाकई लोग मिसिंग थे उनको काफ़ी इससे उनको ना आम जिंदगी के मामलात को चलाने में काफ़ी मदद मिल जाएगी। 50 लाख एक बड़ी रकम होती है और हुकूमत ने इसमें जो मुझे पता है इस तरह से किया है कि एक बंदे का जो रिपोर्टेड था डेटा इकट्ठा किया है और ओवरऑल हमारे मुल्क में 10,000 के करीब मिसिंग पर्सन रिपोर्ट हुए थे, जिनमें से 80% का पता चल गया है और वो सेटल हो गए हैं। तो 2,000 पीछे रह गए हैं। उनमें से तकरीबन ये 1,000 लोग बनते हैं जिन्हें 5 साल से ज्यादा हो गया अर्सा मिसिंग होते हुए। उन लोगों को फेज 1 में ये इमदाद दी जाएगी। तो इससे मेरा ख्याल है उन लोगों का काफी सारा उनको एक माली इमदाद भी हो जाएगी और वो मुल्क दुश्मन लोगों के हाथों में आके एक्सपर्ट होने से भी बचेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। 50 लाख रुपए आप कह रहे हैं कि एक बड़ी रकम है, एक खातिर रकम है, जिससे यकीनी तौर पर थोड़ा बहुत अजाला उन खानदानों का हो सकेगा। मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए बोल को। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।